हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम करने वाले हैं रिकॉर्डिंग द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर 1, क्लास 9th बायोलॉजी की। तो इसको मैं बुक को पढ़ने वाला हूँ। बिल्कुल कंप्लीट तो नहीं करेंगे वर्ड टू वर्ड, बट जितना भी इम्पोर्टेंट पार्ट है मैं सारे का सारा पढ़ने वाला हूँ जो आपके काम आएगा। ठीक है। और अगर आप में से किसी को नोट्स बनाने का शौक़ हो या बनाने हो तो मैंने सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर मार्क कर दी हैं पेंसिल से, तो आप यहाँ से इजीली उनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। तो अभी हम शुरू करते हैं। तो ध्यान से समझना, ध्यान से इसको पढ़ना और कोशिश करना कि सब कुछ आप समझ पाओ। तो ये जो बुक है, पब्लिकेशन है दिनेश, और कर रहे हैं हम चैप्टर को शुरू। इन 1665 की बात करें तो बेटा उस टाइम पर अपने रॉबर्ट हुक साहब ने क्या ढूंढा था। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था स्लाइस ऑफ कॉर्क में। हुआ था क्या एक्चुअल में, जो शैम्पेन की बोतल होती हैं उनके ढक्कन लकड़ी के होते हैं, जो पौधे की छाल होती है उससे वो बनाए जाते हैं। तो जब ये उनको देख रहे थे तो देखा कि उसके अंदर बहुत छोटे 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 क्या थे, छेद थे। तो इन्होंने बस क्या किया, एज ए साइंटिस्ट इनका नेचर था, इन्होंने क्यूरियोसिटी को दिखाया और जानने की कोशिश करी कि वो क्या है। पता चला कि वो छोटे छोटे छेद और बहुत सारे हैं। इन्होंने उनको नाम दिया सेल्स। ठीक है। और सेल्स का मतलब लैटिन लैंग्वेज में होता है लिटिल रूम, एक छोटा कमरा। ये इन्होंने उस टाइम पे किया था 1665 पे। सेल्स आर वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर, ये बहुत छोटी स्ट्रक्चर होती हैं जिनको नेक्ड आई से देख पाना इम्पॉसिबल है। नेक्ड आई का मतलब है बिना किसी मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट के, नॉर्मल जो आपकी आँखें होती हैं। ठीक है। तब इन्होंने क्या किया था, माइक्रोस्कोप को डेवलप किया था। और तब से ही हमारे देश में या पूरी दुनिया में कल्चर है, अगर कोई इंसान एक नया काम कर लेता है तो सब उसको कॉपी करते हैं। तो सब ने फिर सेल्स को ढूंढना स्टार्ट किया। सेल्स के अंदर किसी ने कुछ ढूंढ लिया, किसी ने कुछ ढूंढ लिया, वो आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मॉडर्न नॉलेज की बात करें तो सेल आपकी क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, क्योंकि सेल से ही हम और आप सब मिलकर बने हैं और सेल के बगैर हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है। इसके बाद आपका सेकंड पैसेज जो है, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, किससे बने हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ स्मॉल टीनी यूनिट्स कॉल्ड द सेल, छोटी छोटी स्ट्रक्चर जिनको हम सेल बोलते हैं, हम सब उससे ही बने हैं। ऑल सेल्स मतलब जितने भी सेल्स हैं वो सब बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हैं लाइफ की। अब किसी भी चीज़ को आप स्ट्रक्चरल या फंक्शनल तभी बोलोगे जब वो ऐसा काम करेगी। तो सिंपली जैसे कि एक दीवार ईंटों से बनी होती है, वैसे ही हम जो बने हुए हैं, हम करोड़ों और अरबों सेल से मिलके बने हुए हैं। तो क्योंकि हमारी स्ट्रक्चर में उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है तो वो हमारी स्ट्रक्चरल यूनिट है। और क्योंकि हर सेल अपने आप में लिविंग है और बहुत सारी सेल लिविंग हैं, तो उन सब से मिलकर ही एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बना है जो कि लिविंग है। तो हमारी फंक्शनल यूनिट भी सेल्स ही हैं और होती बिल्कुल बेसिक हैं, तो ये अपने आप में बेसिक भी हो गई। ठीक है। तो तीनों वर्ड्स को मैंने समझा दिया। सेल का मतलब लिटिल रूम होता है, लैटिन में ये यहाँ पे मार्क कर रखा है। अब इसके अलावा जो ऑर्गेनिज्म है वो दो टाइप से होते हैं। नंबर ऑफ सेल की बात करें तो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक तो वो जो एक ही सेल से कंप्लीट होते हैं, मतलब एक सेल है यही सारे काम कर लेती है, ये जीव ही है, अपने आप में कंप्लीट जीव है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। लेकिन दूसरे होते हैं हमारे जैसे जिनके अंदर बहुत सारी लॉट्स ऑफ सेल्स होती हैं, सो वी आर नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो अब नीचे बताया है जैसे एक घर ईंटों से बना होता है, वैसे ही ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है। अब नीचे कुछ फंडामेंटल फीचर हैं जो लगभग देखो हम यहाँ पर कह रहे हैं नियरली ऑल, लगभग सभी सेल्स जिसको रिप्रेजेंट करती हैं, हम उस फीचर की बात कर रहे हैं। और ये फीचर्स एक आधे में एज ए एक्सेप्शन अलग भी हो सकते हैं, तो टेंशन नहीं लेनी। सभी सेल्स की अपनी पर्सनल बाउंड्री होती है, सभी की अपनी एक मेम्ब्रेन होती है जो लगभग सेम टाइप की ही होती है। सभी सेल्स के अंदर उनका जेनेटिक मटेरियल होता है जो डीएनए या फिर किसी में आरएनए हो सकता है। सभी सेल्स का जो काम करने का तरीका है, न्यूक्लिक एसिड बनाना है, प्रोटीन बनाना है, या और कोई भी उनको कंपाउंड बनाना है, तोड़ना है, वो काम भी लगभग सभी सेल एक जैसा ही करती हैं। अब बात करेंगे इतने काम करेंगे तो एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी को प्रोड्यूस करने का तरीका भी लगभग सभी सेल्स में सेम ही है। इसके अलावा जब वो अपनी इन्फॉर्मेशन को अगली पीढ़ी में भेजती हैं तो वो तरीका भी सबका सेम ही है। नॉट ओनली सेम, ये सब करती भी हैं, ये कंपलसरी काम होता है।
एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, मटेरियल्स आसपास से लेने हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, वो सब ये सेम करती हैं। अब बात आ गई मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये क्या होती हैं। देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर नए कंपाउंड बनाने होते हैं, ठीक है। अब नए कंपाउंड बनाने होंगे तो उसको बोलेंगे एनाबॉलिक रिएक्शन, और जब पुराने कंपाउंड को तोड़ना पड़ेगा तो उसको बोलेंगे कैटाबॉलिक रिएक्शन, और जब एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन को जोड़ दिया जाता है तो वो कहलाता है मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये आपका फर्स्ट पेज पूरा हुआ। अब आपका सेकंड पेज, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है जिसके अंदर बताया गया है कि आप स्लाइड कैसे बनाओगे। तो ये क्लास वर्क है, हम क्लास में करेंगे या फिर किसी और दिन इनकी कोई और वीडियो आपसे शेयर की जाएंगी जब हम इनको स्कूल में परफॉर्म करेंगे। अभी के लिए बता देता हूँ, ऑनियन पील होती है, स्किन होती है, जब आप प्याज छीलते हो तो बिल्कुल पतली सी झिल्ली उतर जाती है। उसको छोटा सा काट के एक आपकी शीशे का टुकड़ा होता है, उसको ग्लास स्लाइड बोलते हैं, उस पर रख देंगे। और रखने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा आयोडीन सॉल्यूशन या कलर सॉल्यूशन डाल लेंगे, सेफ्रॉन वगैरह, और बाद में उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देंगी जिनको बोलते हैं प्लांट सेल्स। अब यहाँ हर सेल की क्या है आपको दिख रही होंगी, बाउंड्रीज दिखाई दे रही हैं, सबके बीच में काली सी बिंदी दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। फिर जो सेकंड थिंग है विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पैसेज जो कि एनसीईआरटी से उन्होंने कॉपी कर रखा है, इसके बारे में बात करते हैं। अगेन वही रिपीटेड चीज़ें हैं। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था, सेल्फ मेड उसका माइक्रोस्कोप था, इसने उसको नाम दिया सेल। सेल का मतलब होता है लिटिल रूम। और फिर रॉबर्ट हुक को नाम दे दिया गया फादर ऑफ साइटोलॉजी, कि भाई ये सेल की स्टडी का पिता है। साइटोलॉजी बोले तो स्टडी ऑफ सेल, लॉजी का मतलब होता है स्टडी और साइटो मतलब सेल। तो ऐसी ब्रांच साइंस की जो डील करती है सेल की स्टडी के साथ, क्योंकि सेल ही का आविष्कार मतलब ढूंढा किसने था, रॉबर्ट हुक ने, तो इसी को क्या बोल दिया गया, फादर ऑफ सेल। फिर इसके बाद मैंने जैसे कहा था कि बाकी साइंटिस्ट आए, इन्होंने भी फिर ढूंढना स्टार्ट किया। तो फिर आए थे ल्यूवन हुक नाम के साइंटिस्ट 1674 में। इन्होंने थोड़े से और अच्छे माइक्रोस्कोप की हेल्प से लिविंग सेल, अगर कोई पूछे आपसे कि फर्स्ट सेल किसने ढूंढी तो रॉबर्ट हुक ने, वो डेड सेल थी। लेकिन कोई पूछे कि फर्स्ट लिविंग सेल किसने ढूंढी तो वो ढूंढी थी लिविन हुक ने। कब? 1674 में। पोंड वाटर, तालाब का पानी लिया था इन्होंने। फिर आए तीसरे भाई अपने रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में 1831 रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो सेल से भी छोटा होता है, तो जैसे जैसे माइक्रोस्कोप्स एडवांस होते गए नई नई चीज़ें मिलती रही। तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस ढूंढ लिया। देन पुरकिंजे ने 1839 में ढूंढ लिया प्रोटोप्लाज्म की, भाई साइटोप्लाज्म वगैरह भी होता है सेल के अंदर, जिसको बोला गया लिविंग फ्लूइड। फिर आए अपने शेल्डन और श्वान नाम के साइंटिस्ट, इन्होंने मिलकर के सेल थ्योरी दी। और सेल थ्योरी ने क्या बताया कि ऑल द प्लांट एंड एनिमल कंपोज्ड ऑफ सेल। एक बात तो ये थी, दूसरी ये थी द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो देखो बेटा, अभी हमने बताया आपको सेल थ्योरी। आप अगर ज़्यादा याद नहीं करना चाहते या नहीं कर पाते पा रहे हो तो आप इसी को, सिर्फ इसी को भी याद कर लोगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। ये अपने आप में कंप्लीट बात है। इस बुक के अंदर इसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर एलोबरेट करके लिखा गया है। हालांकि मैं अब रिपीट भी करने वाला हूँ, बट कंप्लीट चीज़ ये अपने आप है सेल थ्योरी। अब इस सेल थ्योरी को एक्सपेंड किया था, यू कैन से अपडेट किया था रुडोल्फ विरचाउ ने 1855 में। इन्होंने एक और बात जोड़ दी कि सेल एनिमल की, प्लांट की, सब की, चलो ठीक है, सब सेल से बने हैं, सबकी बेसिक लाइफ भी है, यूनिट भी है, बट सभी सेल्स पुरानी सेल से बनती हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है। कोई भी मरा हुआ माँ बाप बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, वैसे ही कोई भी डेड सेल नई सेल्स को जन्म नहीं दे सकती। तो जो भी सेल होगी वो पहले रही होगी और कभी ना कभी वो जिंदा भी रही होगी। अब ये माइक्रोस्कोप का पार्ट है, ये आपको अभी के लिए नहीं करना है, माइक्रोस्कोप का हिस्ट्री वगैरह। हाँ, ये जो अपना स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोप लैब में होता है उसको आप देख सकते हो। यहाँ से मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये वाला जो हिस्सा होता है माइक्रोस्कोप का, इसकी हेल्प से हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ को जो रखी होती है यहाँ पर, इस वाले हिस्से पे जो सामान रखा है उसको हम यहाँ से देखते, इसको बोलते हैं आई पीस। फिर ये आपकी मेजर और माइनर एडजस्टमेंट होती हैं। ज़्यादा अगर दूर है तो आप इस नॉब को घुमाते हो, ये ऊपर नीचे होता है। ठीक है, पूरे का पूरा सेटअप।
और यहाँ पर आपकी ये स्टेज है जहाँ पर आप अपनी ये जो शीशे की स्लाइड रख रखी है, ये ऊपर क्लिप्स लगी हुई हैं। नीचे मिरर है जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर डायाफ्राम से होते हुए यहाँ पर जाएगी और आपकी आँख तक पहुँचेगी, और उस लाइट के बीच में जो भी चीज़ें हैं आपको दिखाया जाएगा। बाकी आर्म वगैरह हैं, दीज आर नॉट सो इम्पोर्टेंट पार्ट। डायफ्राम का काम होता है लाइट के अमाउंट को एडजस्ट करना, जैसे कि आप तेज़ रोशनी में अपनी आँखों को छोटा कर लेते हो, बिल्कुल उसी तरीके से। नीचे जिक्र हुआ है अपनी अगेन सेल थ्योरी का। 19th सेंचुरी में दो साइंटिस्ट थे, एक शेल्डन था एक स्वान था, जर्मनी के थे दोनों। बोटनिस्ट था अपना एक शेल्डन भाई, और जो श्वान था वो जूलॉजिस्ट था। तो बोटनिस्ट उनको बोलते हैं जो पेड़ पौधों की स्टडी करते हैं ज़्यादा, और जूलॉजिस्ट उनको बोलते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जीव जंतुओं के ऊपर स्टडी ज़्यादा करते हैं। शेल्डन ने देखा कि प्लांट के अंदर टिश्यू है, टिश्यू के अंदर सेल्स हैं, सेल की सेल वॉल है। ये सब ऑब्जर्वेशन किसकी थी? शेल्डन की। लेकिन जब भाई साहब श्वान जो थे अपने, वो जब स्टडी कर रहे थे तो उनको कहीं पर भी सेल वॉल नहीं मिली, और बाद में ये मान लिया गया कि भाई एनिमल टिश्यू के अंदर जो सेल होती हैं उनकी सेल वॉल नहीं होती। न्यूक्लियस तो मिला इसको, बट सेल वॉल नहीं मिली। ठीक है, तो श्वान ने माना कि जो इंटीरियर है दोनों सेल्स का वो क्या है? सेम है, सबके अंदर न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ कोई ट्रांसपेरेंट क्लियर सब्सटेंस भी है जिसको प्रोटोप्लाज्म बाद में बोला गया। फिर बताया सेल एज ए मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड स्पेस बाय लिमिटिंग मेम्ब्रेन पोजेसिंग न्यूक्लियस। तो इन्होंने कहा कि एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड को बाउंड्री में करे हुए सेल मेम्ब्रेन होती है, और एक होता है न्यूक्लियस। तो ये सब क्या बनाते हैं मिलके? एक सेल। बाद में 1839 में इन्होंने दोनों ने अपनी थ्योरीज को जोड़कर सेल थ्योरी दी, जो मैंने जस्ट अभी आपको बताई थी। यहाँ से भी एक बार पढ़ देता हूँ। सभी ऑर्गेनिज्म लिविंग सेल से बने हैं, सभी बेसिक यूनिट हैं, आपस में सारी सेल इंटरेक्ट करती हैं, पुरानी सेल से नई सेल बनती हैं। ठीक है, ये सारी वो चीज़ें थी। क्रिस्टल वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर सही नहीं बैठता। मॉडर्न सेल थ्योरी रुडोल्फ विर्चाउ साहब ने दी थी। इन्होंने कहा था 1855 में, ओमनिस सेलुला ए सेलुला, इसका मतलब होता है न्यू सेल ऑलवेज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोई भी जो नई सेल है वो पुरानी सेल से ही आएंगी। ठीक है, यही करेंगे हम लास्ट मिनट की, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। दिस कॉन्सेप्ट वाज आल्सो प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली बाय लुइस पास्चर। इसी को 1862 में बाद में लुइस पास्चर, जो कि एक अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी अप्रूव किया। तो इसके पॉइंट कैसे थे? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब सेल से बने हैं, और सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आती हैं, मतलब कोई भी नई सेल पुराने सेल से ही आएगी। ये मैंने अगेन यहाँ पर मार्किंग कर रखी है, सारी की सारी बात सेम है। ठीक है, तो आप इनको भी कर सकते हो। अब जो मेन पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका नीचे एक्सेप्शन। जैसे हम कहते हैं हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ऐसी कोई कंपलसरी नहीं है। लाइक आरबीसी वगैरह के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। वायरस के अंदर तो सेल की स्ट्रक्चर ही नहीं होती। वायरस को आप ना तो लिविंग बोल सकते हो ना नॉन लिविंग। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता। बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, इवन ह्यूमन आरबीसी भी ऐसी हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ये रहा आपका नीचे मेमेलियन आरबीसी। ठीक है, इनके अंदर भी न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। सीव ट्यूब जो बच्चे पढ़ चुके हैं 9th क्लास में फ्लोएम के कंपोनेंट, उनको पता होगा, वहाँ पर भी न्यूक्लियस नहीं होता। सीव ट्यूब का जो काम है वो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस संभालता है। और तो और राइजोपस या वोचेरिया वगैरह एल्गा और जो फंगस है, इनकी तो कई ऐसी सेल्स हैं जिनके पास मल्टी न्यूक्लिएट कई कई न्यूक्लियस होते हैं। तो ये सभी कहीं ना कहीं एक्सेप्शन है। देखो ऑल कॉमन फीचर के सेल, ये मैंने लिखा है रिपीटेड, तो आप ये एक बार जस्ट पढ़ लेना। ना भी पढ़ोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपको ये सारी बातें मैं इसी वीडियो में भी बता चुका हूँ और बुक में। तो आप अगर पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आओगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया ही सीखोगे। यूनिसेल्ड की बात करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे बोलते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो मल्टीपल सेल से बने होते हैं उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल उसी बात को डिफाइन किया है। सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, वाइल दोज ऑर्गेनिज्म हु आर कंसिस्ट मोर देन वन सेल कॉल्ड मल्टी सेलुलर। अब फिर नीचे वही रिपीट कर दी। ऑर्गेनिज्म बिहेव कंप्लीटली एज इंडिविजुअल एंड कैरी आउट ऑल द वाइटल लाइफ एक्टिविटी एंड देयर इज नो डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन समझ लो, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गन हैं उसको बोला जाता है डिफरेंशिएटेड, क्योंकि उसके ऑर्गन्स अलग अलग काम करते हैं। ठीक है,
सिंस द ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, क्योंकि एक सेल से बने हैं तो उसको बोलते हैं सिंगल ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर उसको बोलते हैं ए सेलुलर, क्योंकि वो एक सेल वो है, वो एक ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर सेल थोड़ी ना है, वो अपने आप में एक सेल है, क्योंकि उसके अंदर कोई सेल नहीं है तो उसको बोल दिया गया ए सेलुलर। लेकिन जिसके अंदर कई ग्रेड के लेवल हैं, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, मल्टीपल ऑर्गेनिज्म ऐसे बन जाते हैं, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन प्रोसेस को, और मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अब कोई पूछे कि फ़ायदा क्या है भाई मल्टी सेल्ड होने का, आसान आसान सी बातें हैं, आप में से कोई भी बच्चा इस चीज़ को आराम से पढ़ के बता सकता है। डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगी, काम का बंटवारा हो जाएगा, थकान कम होगी तो पूरी बॉडी आराम से अपने काम कर पाएगी, अपने अपने काम में ये स्पेशलाइज हो जाएंगे। इसके अलावा एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। इसके अलावा बात करेंगे एनवायरनमेंट में एडप्ट करने की, तो आसानी से वो अपने आप को बचा सकते हैं, उनके बचने के चांस, सर्वाइवल के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर कुछ एक सेल मर भी जाती हैं तो उससे पूरा जीव नहीं मरता, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको चोट लगी, आपकी कोहनी छिल गई, कट लग गया तो आप नहीं मरते, क्योंकि आपको पता है आपकी बॉडी में करोड़ों सेल अब भी जिंदा है। ठीक है, पुरानी सेल टाइम टू टाइम रिप्लेस होती रहती हैं, पुरानी सेल्स के मरने से बॉडी के काम करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टी सेल होने से साइमल्टेनियस एक्सक्यूशन ऑफ मैनी वर्क, आप एक साथ कई सारे काम कर सकते हो, जैसे कि अभी आप वीडियो देखते देखते सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, सांस भी ले रहे हो, हार्ट भी काम कर रहा है, और क्या पता एक आधा बच्चा तो खाना भी खा रहा हो। तो इस तरीके से डिवीज़न ऑफ लेबर सपोर्ट करती है। तो बाकी की वीडियो अगली में बनाऊंगा सेक्शन में मैं, नहीं तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो थैंक यू, समझो, देखो और नोट्स बनाओ। ओके।